है ना। तो वही अगर हमें यहाँ कैलोरी पर मोल में लेना है तो आपको मोलर मास रखना होगा, अगर कैलोरी पर ग्राम में रखना है तो मोलर मास को हटा देना। इसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं, इसे मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं, है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो तो मोलर एंथैल्पी लिख ही चुके हैं, वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्प की गुप्त ऊष्मा, है ना, वो कैलोरी पर ग्राम में लेना। चलिए देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बस सिंपल सा, ये भी कोई ज्यादा परेशानी वाला नहीं है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। या इसी को बोलते हैं क्रायोस्कोपी। क्रायोस्कोपी हिंदी हो जाएगा बच्चा हिमांक का अवनमन। डिप्रेशन मतलब कम होना, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन या क्रायोस्कोपी। क्रायोस्कोपी, हिमांक का अवनमन या क्रायोस्कोपी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ध्यान से देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक। फ्रीजिंग पॉइंट ऐसे हम लोग देखे हैं बचपन में 7th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट का कि जिस तापमान पर कोई भी द्रव ठोस में बदलना शुरू हो जाए उसे बोलते हैं उस द्रव का हिमांक। क्योंकि जब भी हिम में बदलेगा या ठोस में बदलेगा तो वो लिक्विड से ही बदलेगा, है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी कभी होता है जब हम लोग आपको फेज रूल पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि आपको तीनों से कन्वर्ट हो सकता है। जैसे किसी भी लिक्विड का 3 फेज होता है आपका, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, ये तीनों पॉसिबल। लेकिन यहाँ हम लोग बात करेंगे लिक्विड से गैस का कि कैसे कन्वर्ट होता है, और उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पहले आप परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि आखिर क्या कहता है। तो लिख लीजिए द टेम्परेचर एट विच the temperature at which vapor pressure of liquid become equal to vapor pressure of solid is called freezing point of that liquid. कहने का क्या मतलब हुआ, वैसा तापमान जिस पर
वैसा तापमान जिस पर कोई भी which the temperature at which जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का हिमांक कहते हैं, उसे उस द्रव का हिमांक कहते हैं। कैसे, आइए थोड़ा सा समझते हैं। हम समझाते हैं कि कैसे यहाँ वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है ठोस, या ये क्या कह रहा है। तो आइए मैं थोड़ा सा डायग्राम से बताता हूँ आपको, जरा समझिए अच्छे से। ये सब 11th में ये सब पढ़ने का होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई लिक्विड है, लिक्विड है और लिक्विड होगा, जैसे मान लीजिए पूरा पूरा भरा हुआ है लिक्विड से। अब हम इसे परिभाषित करना है, परिभाषित करना है हिमांक का। तो जैसे मान लीजिए कभी कि इसके अंदर जब ये लिक्विड है, ये अभी हम परिभाषित करना चाह रहे हैं कि कैसे इसे परिभाषित किया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ बर्फ बन गया, यहाँ कुछ बर्फ बन गया, ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ते थे, बॉइलिंग पॉइंट में क्या पढ़ते थे, बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ते थे कि यदि इस लिक्विड का बॉयल ये तभी करेगा जब इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। यही हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में पढ़े थे, बॉइलिंग पॉइंट में, कि अगर लिक्विड इतना तापमान पर इसको गर्म करें, इतना तापमान पर इसको गर्म करें कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल के बराबर हो, तो कहेंगे कि ये वाला लिक्विड बॉयल कर रहा है। वही बात यहाँ होता है कि यदि इस सॉलिड का वेपर प्रेशर, आपको क्या सॉलिड से भी वेपर निकलता है? बिल्कुल निकलता है। तो कहता है इस सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होगा, इस सॉलिड का जो वेपर प्रेशर अगर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, क्योंकि जब भी बर्फ बनेगा तो ऊपर से ही बनना शुरू होगा, ऊपर से ही, नीचे से नहीं। मैं तो बस इसको दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, ऊपर से ही तो बनना शुरू होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बर्फ कुछ बन रहा है, तो कहता है कि इसका वेपर प्रेशर जो सॉलिड यहाँ बन रहा है, इसका जो वेपर प्रेशर होगा, अगर ये लिक्विड वाला जितना वेपर प्रेशर इसका होगा, अगर दोनों का बराबर जिस समय हो गया, उस समय ये पानी फ्रीज करना शुरू हो जाएगा, ये पानी फ्रीज करना शुरू हो जाएगा, है ना। तो यही वाला बात आपको डिफिनेशन में लिखाया गया। ये सिंपल सा बच्चों वाला नहीं, बच्चों तो बचपन में कहते हो वैसा तापमान जिस पर कोई भी द्रव ठोस में बदलने लगता है उसे बोलते हैं हिमांक, है ना, उसे बोलते हैं हिमांक। लेकिन यहाँ हम लोग वैसा नहीं, यहाँ हम लोग वेपर प्रेशर से देखेंगे कि अगर सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है, अगर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसे बोलेंगे उस लिक्विड का आपका फ्रीजिंग पॉइंट, इस लिक्विड का बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है और बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है। तो यहाँ जब हम लोग देखेंगे कि ये लिक्विड, और चूंकि निर्भर करता है, जानते हैं तापमान निर्भर करता है प्रेशर पर कि कितना आप किस पर वेपर प्रेशर इक्वल होगा, है ना। तो कहता है कि अगर हम यहाँ वेपर प्रेशर, अगर 1 atm बाहर का दबाव है, तो यह जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर के दोनों का वेपर प्रेशर समान होने लगता है। तब इसीलिए कहते हैं कि पानी जो है, अगर ये वाटर लेते हैं तो कहते हैं कि 0 डिग्री पर ये बर्फ में बदलने लगता है, क्योंकि 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर ये जो लिक्विड है और जो ये ठोस बन रहा है, जो बर्फ बन रहा है, उसका वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है।
तो कहते हैं कि पानी का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, हिमांक है ना। ये सिंपल सा है फ्रीजिंग पॉइंट का। बस इतना ही ध्यान रखना कि अगर ठोस का वेपर प्रेशर द्रव के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो कहेंगे कि वह जो तापमान होगा, जिस तापमान पर अगर 0 डिग्री पर दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा सॉलिड और लिक्विड का तो 0 डिग्री पर कहेंगे। अगर 5 डिग्री पर बराबर हो जाएगा सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर तो कहेंगे कि इसका हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो आइए ये क्या कहता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, समझिए। जरा गौर से देखिए कि पहले हम लोगों के पास सॉल्वेंट था, अब इसमें अगर सॉल्वेंट होगा तो मेरा कुछ भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा, हम लोग मान लेते हैं इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो TF नॉट या TF मान लीजिए, TF नॉट मान लेते हैं, TF नॉट सॉल्वेंट का पीओ। अगर उसके बाद अगर हम लोग सॉल्यूट का इसमें सॉल्यूट को डाल देते हैं तो ये सॉल्यूशन बनेगा और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा वो डेल्टा TF नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ TF बोल देते हैं, TF नॉट नहीं सिर्फ TF बोल देते हैं। क्या TF नॉट हो जाएगा सॉल्वेंट का और TF हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो इस केस में कहता है कि जब सॉलिड को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो TF गौर से समझिए, जो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो TF कम हो जाता है। ये TF इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट से कम हो जाता है, TF नॉट से कम हो जाता है, TF नॉट से कम हो जाता है। TF नॉट से कम हो जाएगा, इसका क्यों होगा मैं रीजन भी बताऊंगा। और यही जो दोनों का अंतर है वो कहलाता है डेल्टा TF। तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा, कौन बड़ा है TF नॉट, तो TF नॉट माइनस TF, डेल्टा TF कहलाएगा TF नॉट माइनस TF। अब रीजन देखिए आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों कम हो जाता है। रीजन आइए मैं बताता हूं इसका कारण। कि जैसे मान लीजिए यहाँ एक सॉल्वेंट था, पहले से, और इसमें सॉलिड को आपने मिला दिया, तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया। तो क्यों इसका जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो कम हो जाता है इसकी तुलना में? आखिर रीजन क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता था सॉल्यूशन का, कि यहाँ बॉइलिंग पॉइंट जो था सॉल्वेंट का उससे ज्यादा हो जाता था सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के तुलना में कम हो जाता है। आखिर क्यों होता है? तो आइए रीजन बताते हैं। रीजन लिख लीजिए, क्या रीजन है इसका, कारण क्या? लिखिए व्हेन, उसके बाद फिर समझाते हैं, पहले लिख लीजिए। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added in the solvent, then vapor pressure of solution decreases।
vapor pressure of a solution decreases and hence और अतः when vapor pressure decreases then liquid starts to freeze at low temperature with respect to solvent आखिर ये कहता क्या है पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूं कि ये कह क्या रहा है। कहता है कि जब एक अवाष्पशील विलेय को सॉल्वेंट में डाला जाता है तो जब एक अवाष्पशील विलेय को विलायक में डाला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है और अतः जब वाष्प दाब घट जाता है तो द्रव सॉल्वेंट की तुलना में कम तापमान पर जमना शुरू हो जाता है। आइए मैं इसे फिगर से थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि आखिर क्या कह रहा है। समझ लीजिए इस बात, ऐसे नहीं समझ में आएगा कि काहे ऐसे हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा फिगर से समझाता हूं, आप देखिए गौर से, और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए यहां सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है कोई, जरा गौर से देखिए। इसमें मैंने सॉल्यूट डाल दिया तो ये सॉल्यूशन बन गया, विलयन बन गया। तो हम लोगों ने देखा कि ये प्योर सॉल्वेंट है जी, ये इसमें कुछ मिला हुआ नहीं। तो हम लोगों को पता है कि अगर ये इसका वेपर प्रेशर P0 है तो इसका वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन होगा वो इसका वेपर प्रेशर P होता है, और जानते हैं कि P कम होता है P0 से। ये हम लोगों को पता है। तब देखिए जरा गौर से, अब जरा गौर से देखिए इस केस में। जैसे मान लीजिए प्रेशर P, वेपर प्रेशर इस लिक्विड का P0 है, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर P0 है। इस लिक्विड का वेपर प्रेशर P0 है तो इसको ठोस में बदलने के लिए इस सॉलिड का भी वेपर प्रेशर P0 के बराबर होना चाहिए। वेपर प्रेशर P0 के बराबर होना चाहिए सॉलिड का। वेपर प्रेशर P0 के बराबर होना चाहिए, वेपर प्रेशर P0 के बराबर होना चाहिए। और चूंकि ये वाला जो है, इस केस में जरा देखिए, इसका वेपर प्रेशर कम है, इसका वेपर प्रेशर कम है, तो इस ठोस का जो वेपर प्रेशर होगा, जो सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होगा वो भी P होगा, और P होगा तो जो P0 से कम होगा वेपर प्रेशर। तो जब ध्यान से देखिए कि इसका वेपर प्रेशर P0 है और इसका वेपर प्रेशर लिक्विड का P है, और ये P0 ज्यादा है और ये P कम है वेपर प्रेशर, तो यहाँ सॉलिड का भी हमको कम ही चाहिए, लिक्विड
अब फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जो कि अभी मैंने बता दिया कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि ये ठोस का जो वेपर प्रेशर और ये लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है दोनों बराबर हो जाना चाहिए, जिस तापमान पर हो जाए। तो यहाँ चूंकि वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसकी तुलना में वेपर प्रेशर इसका ज्यादा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा है तो यह जो फ्रीज करेगा डेल्टा टी, सॉरी, जो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा TF0, मान लीजिए ये 150 डिग्री, मान लीजिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लीजिए कि जब वेपर प्रेशर P0 है तो वो पिघल रहा है, क्योंकि ये तो वेपर प्रेशर के बात कर रहे हैं, तो कोई तापमान तो ऐसा होगा ही ना जिस पर कि इसका वेपर प्रेशर P0 है। तो मान लेते हैं कि उस तापमान पर, जिस तापमान पर यह जो लिक्विड है और यह जो ठोस है वो दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जा रहा है, वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ गौर से देखिए, चूंकि मेरा वेपर प्रेशर यहाँ कम है, यहाँ वेपर प्रेशर कम है, तो मेरा जो तापमान यहाँ जरूरत होगा TF, ये TF0 है, सॉल्वेंट है तो इसको TF0 कह दीजिए। मेरा जो यहाँ वेपर प्रेशर चूंकि उससे कम है तो मेरा वेपर प्रेशर उसी तापमान पर आएगा कि उस तापमान से कम तापमान पर आएगा। जैसे मान लीजिए हमको 5 ATM प्रेशर चाहिए और यहाँ हमको 3 ATM प्रेशर चाहिए, तो बताओ ना, चूंकि उससे ये कम है तो किसमें हमको हीट ज्यादा देना पड़ेगा, किसमें तापमान ज्यादा देना पड़ेगा। 5 ATM ज्यादा हीट दोगे तब ना वेपर ज्यादा बनेगा, तो वाष्प दाब ज्यादा होगा, और इसका वाष्प दाब कम है तो इस कम ही तापमान पर 3 ATM मेरे को मिल जाएगा। इसका मतलब है कि यह जो TF है, इसी वजह से यह जो TF है वो TF0 से कम हो जाता है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट TF है वो लेस देन हो जाएगा आपका TF0 से। वही बात मैंने सेंटेंस में लिखाया था कि चूंकि वेपर प्रेशर यहाँ कम है तो हमको कम ही तापमान पर मेरा वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा सॉलिड और लिक्विड के बीच में। तो यहाँ जो हमारा टेम्परेचर आएगा वो कम तापमान पर, चूंकि वेपर प्रेशर हमको कम चाहिए दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम के लिए, कम प्रेशर पर ही दोनों इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो मेरे को कम ही तापमान चाहिए, कम ही तापमान पर मेरा प्रेशर आ जाएगा। इसीलिए जो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था उससे इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। है, अगर मान लीजिए ये अभी नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे, तो आइए मैं ग्राफ से भी बता देता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं इसे ग्राफ से भी आपको समझा देता हूँ कि कैसे इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। जरा देखिए, चलिए ग्राफ से भी मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। ये तो मैंने थियोरेटिकल समझा दिया कि वेपर प्रेशर कम होगा सॉल्वेंट के तुलना में सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन तो सॉल्यूट डालने के बाद ही बनता, तो सॉल्यूट डालने के बाद जब वेपर प्रेशर कम हो गया है, वेपर प्रेशर कम हो गया तो कम ही तापमान पर वो प्रेशर मेरे को मिल जाएगा, कम ही तापमान पर मिल जाएगा, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका कम जाएगा। है ना? आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसे ग्राफिकल कैसे समझाएंगे, है ना? जरा गौर से समझिएगा। इसके पहले हम लोगों ने ग्राफ अभी जस्ट देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, अगर आपको याद हो तो ये वाला ग्राफ था। इस पर प्रेशर था, वेपर प्रेशर था, और इस पर टेम्परेचर था। इधर से इधर जाएंगे बढ़ते जाएगा और इधर से इधर जाएंगे तो आपका प्रेशर बढ़ेगा, और एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर याद हो कुछ तो एक ये वाला था सॉल्वेंट वाला, है ना, और ये वाला क्या था
सॉल्यूशन का था, और हमको चाहिए था 1 atm। 1 atm पर दोनों आकर के, क्योंकि जैसे ही बढ़ते बढ़ते जैसे देखो ना, इसका क्या मतलब हुआ, ये ग्राफ का मतलब समझ रहे हो, ये इधर जा रहा, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और दाहिने भी जा रहा है, मतलब प्रेशर भी एने से एने जा रहा है, तो प्रेशर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर दोनों बढ़ते 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 यहाँ आया। और मान लेते हैं कि यह जो प्रेशर इसका है वो 1 atm है, ये 1 atm, यहाँ 1 atm प्रेशर है। तो मैंने कहा था कि ये सॉल्वेंट वाला है, और जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिए हैं तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया। तो ये सॉल्यूशन वाला कर्व था, हम लोग कल देख रहे थे। तो इसको भी तो जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको बॉयल करना है, सॉल्यूशन को भी बॉयल करना, तो इसका भी प्रेशर बढ़ते बढ़ते 1 atm के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ आया, इसीलिए यहाँ तक मैंने लिखा था कि इसका भी प्रेशर 1 atm के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ जब बढ़ते बढ़ते ये जो 1 atm प्रेशर ऊपर गया, तो तापमान भी उस पर कैसे निकालिएगा, तो आपको सीधा एक लाइन ड्रॉ करिए टेम्परेचर पर, और वही वाला टेम्परेचर आपका दे देगा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हम लोग बोलते थे क्या जी, TB0। और ये जो बोलते थे, हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे इसको, TB। अरे सॉल्वेंट का प्योर रहेगा तो नॉट लगाएंगे, अगर सॉल्वेंट का है तो हम नॉट इसलिए लगाते हैं ना कि प्योर है, तो उसको समझ में आता है कि TB0 लगा दो, TB0 माइनस ये, या T भी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन कल लिए थे, कल क्या लिए थे उसका, हम लोग TB लिए थे या T लिए थे, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन हम लोग नहीं लिए थे। T0 लिए थे जी, है ना, इसको T0 लिए थे, इसको TB ले लिए थे, T0 T लिए, कोई बात नहीं, रिप्रेजेंटेशन कुछ भी ले सको और हमें कोई दिक्कत नहीं। ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया सॉल्वेंट का, और ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया सॉल्यूशन। अब हमें फ्रीज करना है, फ्रीज करना है मतलब समझ रहे हैं, तो फ्रीज क्या होगा, कम तापमान पर फ्रीज होगा, कम तापमान पर फ्रीज होगा। जब टेम्परेचर आप घटाते जाइएगा, टेम्परेचर आप घटाते जाइएगा तभी आपको फ्रीज करेगा। तो घटाते जाते हैं दोनों का। तो आइए देखिए, पहले सॉल्वेंट का घटाते हैं, तो टेम्परेचर भी घटाइए तो प्रेशर भी घटेगा, वेपर प्रेशर भी घटेगा। तो धीरे धीरे करके मैं घटाता हूं, टेम्परेचर धीरे धीरे घट रहा है और प्रेशर भी घट रहा है। अब जरा गौर से समझिए, दोनों घटेगा। यहां से देखिए, ये घट रहा, टेम्परेचर भी घट रहा तो प्रेशर भी घटेगा, नीचे आ रहा है लाइन। अब देखिए जरा गौर से समझिए कि ये सॉल्वेंट वाला कर्व है, तो सॉल्वेंट वाला कर्व ये वाला है, तो ये घटते यहाँ पर। अब इसका अगर मैं कहूं कि ये कितना टेम्परेचर होगा, और ये जब घटते घटते ये सॉल्यूशन वाला कर्व पर आया, तो ये वाला यहां आया। तो मान लीजिए कि ये सॉल्वेंट वाला है, सॉल्वेंट वाला जो सॉल्वेंट, ये जो लिक्विड है, सॉल्वेंट लिक्विड जो है वो यहां पर फ्रीज होना शुरू होता, यहां पर इस तापमान पर और इस प्रेशर पर। अगर प्रेशर की तरफ कर्व लीजिएगा तो यहां पर जो भी प्रेशर रहा होगा, ये वाला तापमान सॉल्वेंट का, ये वाला तापमान देखिए, ये वाला तापमान, ये वाला तापमान, ये जो भी यहां आया होगा वो सॉल्वेंट का है, तो इसे क्या बोल दे, TF0।
और चूंकि देखो अब सॉल्यूशन वाला टेम्परेचर निकालिए, तो ये देखिए फ्रीज होते हुए यहाँ पर फ्रीज हो रहा सॉल्यूशन, यहाँ पे फ्रीज हो रहा, ये सॉल्यूशन इस पॉइंट पे फ्री हो रहा, फ्रीज होगा। अगर सॉल्यूट डालने के बाद वो सॉल्यूशन बनता है, तो जो सॉल्यूशन है वो यहाँ फ्रीज होता है, उसका तापमान क्या होगा, नीचे जाइए तो यहाँ पर आएगा कहीं, तो इसको मान लेते हैं TF। जरा गौर से देखिए, अभी भी देखिए बाएं से दाएं जाते हैं तापमान बढ़ता है, इसका मतलब TF कम है और TF नॉट ज्यादा। मतलब सॉल्यूशन का ये जो जितना अंतर हुआ, मतलब जो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये वाला, ये भी कोई प्रेशर रहा होगा। तो यह जब घट गया है, जब घट करके TF आ गया है, पहले TF नॉट ज्यादा था अब कम हो गया है, तो यही जो चेंज कहलाता है, यही तो कहलाता है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू आपका हो जाएगा TF नॉट माइनस TF, TF नॉट माइनस TF। F लिख दिए फ्रीजिंग के लिए, ये हो गया आपका फ्रीजिंग। या इसी डिप्रेशन को ही हम लोग बोल देंगे डेल्टा TF। तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा TF नॉट माइनस TF। और उस बॉइलिंग में क्या था जी, डेल्टा TB इक्वल टू T माइनस T नॉट, क्योंकि उधर वाला बढ़ जाता था सॉल्यूशन वाला का, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ जाता था, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट करते थे, लेकिन फ्रीजिंग में सॉल्वेंट वाला माइनस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट वाला माइनस सॉल्यूशन वाला करते हैं, है ना। आइए इसमें रॉल्स लॉ लगाते हैं, तो ये होगा कितना बराबर, किसके बराबर होगा कितना जी, तो आइए रॉल्स लॉ लगाते हैं इसमें। सॉल्वेंट का देखिए, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ से फ्रीज होगा, सॉलिड में बदलते जाएगा यहाँ पे, तो ये होगा, और नीचे टेम्परेचर कम करते जाइएगा तो भी पकड़, लेकिन हमको सॉल्यूशन का देखना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका यहाँ है, तो TF होगा जो कि TF नॉट से कम है। तो यही तो कहलाता है कि इतना ये कम हो गया, इतना सॉल्यूट डालने के बाद, यही तो है डेल्टा TF। जितना अंतर आया वही तो डिप्रेशन कहलाता है, उसी को हम लोग डेल्टा TF से सूचित करते हैं। तो आइए हम इसमें रॉल्स लॉ लगाते हैं, कितने के बराबर होगा ये। है ना, लगा दीजिए रॉल्स लॉ। क्या कहता कि व्हेन अ नॉन volatile solute is added in solvent, then freezing point of solution decreases. Freezing point of solution decreases and depression या change in freezing point या and change in फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज का मतलब वही अंतर, कितना का अंतर हुआ, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, उसी के जैसा है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये भी मोलालिटी विलयन के मोलालिटी के मोललता के समानुपाती होता है। तो हिंदी लिखना है जिनको लिख लीजिए कि जब एक अवाष्पशील, उसी के जैसा तो होगा कि जब एक अवाष्पशील विलेय को विलायक में जोड़ा जाता है तो
तो हिमांक कम हो जाता है। हिमांक कम हो जाता है और हिमांक में बदलाव या अंतर, हिमांक में अंतर बिलियन के मोललता के समानुपाती होता है। मोललता के समानुपाती होता है। इसका मतलब दैट इज, ये कह क्या रहा है जी, ये कह रहा है कि जो डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट है, या चेंज कहिए चाहे डिफरेंस कहिए, एक ही बात है। जो अंतर है, डिफरेंस है जी, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट करा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी। और डिफरेंस कितना का होगा बच्चा? डिफरेंस कितना का होगा? टी एफ नॉट माइनस टी एफ, यही तो डिफरेंस होगा। ये सॉल्वेंट वाला और ये सॉल्यूशन वाला, ये सॉल्वेंट वाला, ये सॉल्यूशन वाला। सॉल्वेंट का ज्यादा होता है फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का कम होता है, तो ज्यादा वाला में से कम वाला घटाएंगे, तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, या इसी को कह देते हैं डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ, चेंज को डेल्टा से सूचित करते हैं, चूंकि अंतर है तो उसे डेल्टा लगा दिए तो चेंज पता चल जाएगा। इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे समानुपाती का, तो यहाँ कांस्टेंट आएगा। वहां कांस्टेंट कौन आता था? के बी, तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन आएगा? के एफ, फ्रीजिंग पॉइंट है तो के एफ इंटू एम, ये फॉर्मूला हो गया। वहां डेल्टा टी बी बराबर के एफ इंटू, सॉरी के बी इंटू एम, यहाँ डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। ये फॉर्मूला आपका हो गया चेंज का, कि डिप्रेशन कितना होगा? डिप्रेशन होगा के एफ इंटू एम, के एफ इंटू, है ना। तो आइए के एफ के बारे में जानते हैं कि के एफ क्या है। आप जान ही चुके हैं डेल्टा टी एफ आपका क्या है? डेल्टा टी एफ डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, एम है मोललिटी और के एफ क्या है? कांस्टेंट है, जिसे बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो आइए जरा के एफ के बारे में जान लेते हैं, जैसे उसके बारे में हम लोग के बी के बारे में पढ़े थे। है ना, के एफ के बारे में थोड़ा सा एक दो पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। के एफ है ना, इसे क्या कहा जाता है जी? इट इज कॉल्ड, है ना, या लिख लीजिए ऐसे ही कि के एफ को कहा जाता है, इसे कहा जाता है, के एफ को क्या कहता है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। या इसी को बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट बचा, इसका यूनिट, इसका यूनिट बताओ। उसी के जैसा, एकदम सेम उसी के जैसा तो हो जाएगा। कितना उसका क्या था जी? किलो, सॉरी केल्विन, केजी, मोल इनवर्स कर देते हैं या पर मोल कह दीजिए, है ना, मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, है ना। या अगर नहीं लिखना चाहते तो केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। तीसरा
ये किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पर, है ना। तो तीसरा पॉइंट लिख दीजिए कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिपेंडेंट मतलब निर्भर करता है, डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये विलायक के प्रकृति पर, प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चा? बताओ, वहां के बी बराबर क्या था? आर टी नॉट के स्क्वायर इंटू एम बटा 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। वैसे ही यहाँ के एफ हो जाएगा, तो के एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? आर और ये क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ वहां टी नॉट था, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ हो जाएगा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या माने? टी एफ नॉट। तो टी एफ नॉट के होल स्क्वायर और इंटू एम अब बटा 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। और ये किस में लेना है जी? कैलोरी पर मोल में, पर ग्राम में नहीं। और अगर आपको पर ग्राम में लेना है बच्चा, तो यहां से मोलर मास हट जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर ग्राम में लेना है, नीचे दिखे, हाँ, तो अगर आपको लिखना है पर ग्राम में, तो ये हो जाएगा आर टी एफ नॉट का होल स्क्वायर बटा टी एफ नॉट का होल स्क्वायर बटा 1000 इंटू, और उसे बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नाम चेंज हो जाता है और वो ले लेते हैं कैलोरी पर ग्राम में, है ना, कैलोरी पर ग्राम में ले लेते हैं। तो के एफ बराबर आप कोई भी ले लीजिए, अगर पर ग्राम में दिया हुआ तो भी ठीक है, पर मोल में दिया हुआ तो भी ठीक है ना। ये क्या क्या चीज है जी, आइए मैं सभी के बारी बारी से बता देता हूं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि के एफ इक्वल टू, है ना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है आर टी एफ नॉट के होल स्क्वायर इंटू एम अब बटा 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। और ये वाला लेना है कैलोरी पर मोल में। और अगर आप ग्राम में लेना चाहते हैं तो R इंटू टी एफ नॉट के होल स्क्वायर, यहाँ मोलर मास खाली यहाँ खत्म हो जाएगा, और बटा 1000 इंटू ये हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये होगा कैलोरी पर मोल में। तो R का जी, R क्या है? गैस कांस्टेंट। अरे R क्या है? गैस कांस्टेंट। और इसका वैल्यू जानते हैं कितना होता है? 2 कैलोरी पर मोल, अगर मोल में लेना चाहते हैं। अगर जूल में लेना चाहते हैं तो कितना होता है? 8.314 जूल पर मोल, है ना, जूल में लेना चाहते हैं। टीएफ क्या है बच्चा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एम क्या है? मोलर मास ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है जी? मोलल इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इसे बोलते हैं मोलल, एक मोल का मोलल इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन।
और ये जो एल भी है यह है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये होगा आपका कैलोरी पर मोल में या जूल पर मोल में, पर मोल ये होगा कैलोरी पर ग्राम में या जूल पर ग्राम में, कैलोरी पर ग्राम में या जूल पर ग्राम में। फटाक से लिखिए और क्वेश्चन करते हैं। हो गया। चलिए 5वां पॉइंट, डिफिनीशन। है ना, 5वां पॉइंट आप डिफिनीशन लिख लीजिए, केएफ का क्या कहते हैं। पांचवा पॉइंट इसका डिफिनीशन लिख लीजिए जी। पांचवा पॉइंट इसका डिफिनीशन बच्चा, डेफिनेशन कैसे जरा देखिए ना, यही तो है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोललिटी। आप मोललिटी को यहाँ 1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, के एफ जो होगा वो डेल्टा टी एफ के बराबर हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं परिभाषा में कि के एफ इज इक्वल टू 1 मोलल सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। 1 मोलल सॉल्यूशन का जितना डिप्रेशन होगा वही कहलाएगा के एफ, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना। तो लिख दीजिए कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या चेंज भी लिख सकते हैं, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलल, हाँ ऐसे लिख दो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल, मोललिटी 1 मोलल सॉल्यूशन का, 1 मोलल सॉल्यूशन, है ना। तो इसका हिंदी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि 1 मोलल बिलियन के हिमांक के अवनवन को क्रायोस्कोपिक नियतांक कहते हैं, क्रायोस्कोपिक नियतांक कहते हैं। क्रायोस्कोपिक नियतांक कहते हैं। ये डिफिनीशन हो गया। पूछ सकता है कभी कभी एक नंबर में, है ना, तो लिख लीजिए, स्टार लगा लो। हो सकता है बोर्ड में एक नंबर में केबी के एफ का डिफिनीशन पूछ ले, है ना, तो दोनों का डिफिनीशन हो सकता है एक नंबर में पूछ ले, तो आप लिख लीजिएगा कि ये 1 मोलल सॉल्यूशन का होता है। अगर के भी पूछेगा बच्चा, के भी पूछेगा तो यही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन। केएफ हो जाएगा तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो जाएगा इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन। बस इतना ही सा तो अंतर है। आइए क्वेश्चन करते हैं बच्चा। जरा ये क्वेश्चन करते हैं।
कितना 78 68 लिखिए कैलकुलेट KF फॉर वाटर, कैलकुलेट KF फॉर वाटर, है ना। आपका दिया हुआ है डेल्टा H वेपराइजेशन 80 कैलोरी पर ग्राम दिया। ऐसे पर ग्राम में दिया हुआ तो हम लोग यहाँ लैटेंट हीट लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 80 कैलोरी पर ग्राम। कैलकुलेट KF फॉर वाटर, पानी के लिए KF का वैल्यू ज्ञात करें। KF मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे केवी निकाले थे ना वाटर के लिए, केवी कितना आया था पानी के लिए 0.52 आया था ना पानी के लिए केवी। उसी प्रकार से आप यहां से क्रायोस्कोपिक इब्लियोस्कोपिक पानी का आया था 0.52 और यहां निकाल करके बताइए। तो निकालिए KF बराबर क्या होता है, फार्मूला लगाओ, नहीं तो फार्मूले पर तो खाली रखना है। फॉर्मूला लगाइए, सब आ जाएगा, सब चीज दिया हुआ, खाली कैलकुलेट करना है। क्या होगा सॉल्यूशन, देखो बच्चा है सिंपल तो है जी। KF बराबर क्या होता है बच्चा, RTF नॉट के होल स्क्वायर इंटू, अच्छा बच्चा पर ग्राम मैंने दिया हुआ तो हमें मोलर मास लिखने का जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 1000 इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बताओ R कितना होगा, कैलोरी में दिया हुआ तो R का वैल्यू कैलोरी में 2 होगा। TF नॉट पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, पानी का कितना पर जमता है 273 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, TF जानते हो ना फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है पानी का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में बदलना तो 273 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 273 केल्विन, 273 केल्विन तो हो जाएगा 273 और गुणे 273 क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा, और बटा 1000 और इनटू 80 है ना 80 कैलोरी पर ग्राम। सोल्व कर दीजिए सभी को, घाट जोड़ घटाओ गुना भागा करिए बच्चा, तो KF यहां से निकल जाएगा। निकाला ना कितना आ जाएगा, गुना भागा करो ना, मोबाइल से करिए फट से आ जाएगा। लगभग ये आता है 1.82 शायद 1.82 केल्विन kg पर ग्राम, ग्राम में ना हो जाएगा। अब कहां से मोल, नहीं पर मोल होगा, पर मोल होगा बच्चा, पर मोल, क्योंकि इसका ग्राम तो कटिए जाएगा। 2 मोल पर 2 कैलोरी पर मोल होता है, 2 कैलोरी पर मोल होता है ना, किलो केल्विन kg पर मोल 1.82 हो जाएगा। इतना सिंपल तो है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखिए, बच्चा कैलकुलेट
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 2m aqueous यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन। डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया हुआ है, ओ फ्यूजन, आए बच्चा बहुत गलती कर दी, हर जगह वेपराइजेशन लिख दिए जी। डेल्टा एच फ्यूजन में होगा, वेपर थोड़े बदल रहा, फ्यूजन होगा ना, है ना। तो जहाँ जहाँ वेपराइजेशन लिखे वहाँ वहाँ फ्यूजन होगा बच्चा। ओह गलती से हम लोगों ने लिख दिया। लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, चूंकि फ्यूजन जम रहा है जी, लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया 80 कैलोरी पर ग्राम, है ना। हम लोग सब जगह लिख रहे हैं, वेपराइजेशन लिख दिया बच्चा, सब जगह आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ वेपराइजेशन है वहाँ फ्यूजन कर दीजिएगा। बार बार कर रहे हैं बच्चा, है ना, वो गलती से ध्यान नहीं, हम लोग फ्यूजन पढ़ रहे थे ना, जहाँ जहाँ वेपराइजेशन है वहाँ वहाँ फ्यूजन कर दीजिएगा, क्योंकि जम रहा है ना, तो लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, तो वेपराइजेशन नहीं फ्यूजन हो जाएगा सब जगह। सॉरी बस उसी में होगा खाली बच्चा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे के एफ इक्वल टू आर टी एफ नॉट इंटू एम, अब बटा यही दो ही जगह लिखे हैं बटा 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन, और ये क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन ये फ्यूजन हो जाएगा। इसको लेना है किसमें बच्चा, कैलोरी पर मोल में, और अगर ग्राम में लिखना है तो के एफ का वैल्यू हो जाएगा आर इंटू टी एफ नॉट के होल स्क्वायर, मोलर मास खत्म हो जाएगा तो 1000 बटा लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम में। बस इतनी तो है, खाली बस दूसरी जगह तो चेंज होगा और कहीं फ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो आइए बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि जैसे अब समझ रहे हो ये क्या है, कैसे बना, पहले समझिए कैसे बना हुआ है सॉल्यूशन, कैसे बना हुआ है बच्चा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपको दे रहा है सॉल्यूशन। बताओ सॉल्यूट कौन है, यूरिया, सॉल्यूट कौन है, यूरिया, और जो कि ठोस है, सॉल्वेंट यहाँ कौन है, वाटर, सॉल्वेंट है वाटर, और सॉल्यूशन बन जाएगा यूरिया का सॉल्यूशन बन जाएगा ये। तो ये इसका पानी का फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा है हमको निकालना, किसका फ्रीजिंग पॉइंट बच्चा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 2m एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, मतलब बिलियन का निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट मैं मान लेता हूं, क्या मान लूं, TF, बोलो, और पानी का इसका मैं मान लेता हूं फ्रीजिंग पॉइंट कितना, TF नॉट, TF। और अभी हम लोगों ने रॉल्स लॉ में देखा है कि इन दोनों का जो अंतर है, अच्छा कौन ज्यादा, सॉल्वेंट वाला कि सॉल्यूशन वाला, सॉल्वेंट वाला डिप्रेशन घट रहा तो सॉल्यूशन का घटेगा। तो यही जो डेल्टा TF अभी जो पढ़े हम लोग कि KF इंटू मोललिटी, और डेल्टा TF क्या होगा, डेल्टा मतलब अंतर, तो अंतर किसका किसका, बड़ा में से छोटा, तो बड़ा तो सॉल्वेंट का है, सॉल्यूशन वाला तो कम जाता है, तो ये हो जाएगा TF नॉट माइनस TF इक्वल टू KF, KF कितना हो जाएगा, KF कितना हो जाएगा बच्चा, आपको निकालना पड़ेगा ना KF निकालना पड़ेगा, अरे KF और इनटू मोललिटी, मोललिटी कितना दिया हुआ है 2m, साफ साफ दिया हुआ है, तो यहाँ 2m है जी। KF निकाल करके देखिए आप, KF निकाल करके आप देखिए कितना आता है 1.82, अरे रखिएगा 80 तो उतना ही ना आएगा, पानी है
पानी ही तो है, देखो ना सॉल्वेंट क्या है, पानी ही तो है, और पानी का हम लोग पहले निकाल चुके हैं 1.82, तो यहाँ पे रख दीजिए। और TF नॉट, और TF बताइए पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273 केल्विन, तो TF नॉट के जगह पर रख दीजिए। ये TF नॉट है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं 273 केल्विन, माइनस TF निकालना है, इक्वल टू 1.82 और गुने 2। तो यहां से TF निकाल दीजिए बच्चा, तो TF हो जाएगा 273 केल्विन माइनस इन दोनों को गुना करिए तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 2 1 3, 3.64। अब घटा दीजिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट ये आ जाएगा कितना बच्चा, TF बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का घटाइए कितना आता है, 269.36 केल्विन। तो देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 269.36 केल्विन आ जाएगा, 269.36 केल्विन। देख लो ना पहले कितना था जी, पहले 273 था पानी का, और अब हो गया 269, मतलब 3.64 कम हो गया। देखिए अभी भी कम हो गया, 200 था पानी का 273 हो गया 269 हो गया। तो देखिए ऐसे आपका कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सॉल्यूशन का आप निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट पानी का अगर दिया रहेगा, सॉल्वेंट पानी, तो उसका जानते ही हैं कि हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन, उसी पर बर्फ बनने लगता है ना। तो ये हम लोगों का याद रहा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। कुछ और क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, है ना, लास्ट में कुछ क्वेश्चन करेंगे, इस पे 1-2 और करेंगे, लेकिन कल हम लोग पढ़ेंगे फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, चौथा कल हम लोगों को पढ़े, क्योंकि हम लोगों को 24 लेक्चर इधर, मतलब 24 क्लास इधर हो गया और 20-25 क्लास उधर हो गया, इसीलिए इसको 2 दिन के अंदर अब हम लोगों को समेट देना है। उसके बाद हम लोग सॉलिड स्टेट शुरू करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। चलिए बाकी सब देखिएगा, है ना। दिक्कत होता है और सब्सक्राइब सब चैनल को कर लीजिएगा, देखते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।